हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो हमारे अर्जुन बैच से जुड़ जाइएगा। जुड़ना कैसे, इसके लिए ना आपको प्ले स्टोर से सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बैच सेक्शन में जाना है, आपको अर्जुन बैच मिलेगी। ठीक है, उसको परचेस करने के लिए आपका फीस 399 रुपीज़ है। आपको एक कोड अप्लाई करना है PT23, जिससे आपका ये फीस जो 399 है ये घट के सिर्फ 99 हो जाएगा। ठीक, ये जो ऑफर है ना ये लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब कुछ दिनों में ये समाप्त हो जाएगा, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। इसमें ना आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज PDF नोट्स होगा। देखो नोट्स से ये फ़ायदा रहेगा कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे डेली के लिए, जीके जीएस की ई बुक्स रहेगी, मॉक टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे। और ये जितना भी डेटा रहेगा एकदम एग्जाम लेवल रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किसी स्टेज पर पहुंची हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बैच को। ठीक, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात मैं बताऊं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, साथ में वीडियो को आप लाइक कर लेना, और जो भी आपके विचार होंगे आप इसको कमेंट करिएगा। ठीक, आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया करने की एनर्जी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आप क्लास। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि नीचे दी गई तालिका, एक तालिका दिया गया है, वस्तु X के अलग अलग वर्षों में आयात को दर्शाता है। ठीक, मतलब सॉरी, ये जो तालिका है ना ये वस्तु X के आयात को दर्शा रहा है कि इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ है। इस आधार पर प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे ये जो बेस है ना इसके आधार पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए देखते देखिए, यहाँ पे दिया है 2013-14 में। देखिए यहाँ पे ये समय दिया है, ठीक, समय का डेटा है, और यहाँ पे पैसे का डेटा है। ठीक, 2013-14 में 700 करोड़ रुपए का मतलब बजट है, 2014-15 में 900 का है, 2015-16 में 1200 का है, 2016-17 में 1200 का है। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा डेटा दिया है, आप इसको देख लीजिए। इसके हिसाब से क्या क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में न्यूनतम वृद्धि दर्ज हुई, मतलब कौन सा ऐसा साल रहा है जहाँ पे ग्रोथ एकदम सबसे कम रहा है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे ग्रोथ सबसे कम है। अगर हम लोग अपने चार्ट पर आएंगे, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 13-14 से जब 14-15 में जा रहा था तो यहाँ पे ग्रोथ 200 का है। ठीक, ये ग्रोथ 200 का है, यहाँ पे ग्रोथ 300 का है। ठीक, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, जीरो है। ठीक, यहाँ पर ग्रोथ है 100 का, और यहाँ पर ग्रोथ है 700 का। आपसे पूछा है कहाँ पे न्यूनतम ग्रोथ है, तो न्यूनतम ग्रोथ देखो जब हम लोग 15 से ना 15-16 से 16-17 में विजिट कर रहे थे तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है, जीरो का है। मतलब न्यूनतम क्या हो जाएगा, 16-17, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16-17। ठीक, तो 16-17 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए सॉरी फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये रहा। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, मतलब जो टोटल दिया है ना, कितने वर्ष ऐसे जहां पे एक्स के एवरेज से ज़्यादा का आयात हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, एक्स का एवरेज निकालना है। एवरेज मिल जाएगा तो आप आराम से गेस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग एवरेज निकालते हैं। देखिए एवरेज निकालने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एवरेज अगर देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक, रुकिए ये रहा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे 6 साल है, मतलब इन सबको जोड़ लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे 6 से भाग देंगे। ठीक, आप एवरेज बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसी आपको सुविधा लगे आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिक तरीके से देखते। देखिए 7 और 9 16। ठीक, 16 और 12 28। ठीक, 28 और 12 40। 40 10 50 3 53। 53 में 20 जोड़ेंगे तो 73, है ना। तो 7300 है। ठीक, अब इसको 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, देखिए भाग कर लेते, ये 6 से भाग करेंगे तो 12 6 का 72। ठीक, यहाँ पे एक बचा है, फिर 6 1 का 6 4 बचेगा, 6 6 का 36, है ना। फिर इसके बाद
आपका यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेट कुछ आएगा, तो दशमलव से के आगे हम लोग नहीं कैलकुलेट करते, 1216, ठीक है। तो एवरेज आ रहा है 1216। अब कितने ऐसे साल है जहाँ पे 1216 से अधिक बिक्री हुई है, तो देखिए ये एक साल एक साल ये रहा है और एक साल ये रहा है, तो दो ऐसे साल है ना जहाँ पे एवरेज से ज़्यादा की बिक्री हुई है, सिर्फ 2 साल। तो आते हैं अपने क्वेश्चन वाले स्लाइड पे, देखिए ये रहा है ना, इसमें ऑप्शन देखिए एक्स के एवरेज से कितने में है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जहाँ पे एक्स से एक्स मतलब एवरेज से एक्स्ट्रा की बिक्री हुई है ना। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी रहा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक की आयात, मतलब एक नहीं, यहाँ पे एक्स रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। एक्स की आयात में वृद्धि प्रतिशत बताइए। देखिए हम लोग ना जब 14-15 से 15-16 पे विजिट कर रहे हैं, 15-16 पर विजिट कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट का ग्रोथ हो रहा है। तो चलिए 14-15 और 15-16 को देख लेते हैं। देखिए 14-15 को देखेंगे तो 14-15 में 900 है, ठीक, और 15-16 में 1200 है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन के स्लाइड पे। 14-15 में 900 और इसके बाद 1200। देखिए यहाँ पे ये 900 है, ठीक, यहाँ पर ये 1200 है। देखिए ग्रोथ कितने का हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 900 से 1200 हो जा रहा है, मतलब 300 का ग्रोथ हो रहा है ना। बेस वैल्यू क्या था, बेस मतलब किसके ऊपर वृद्धि हुआ है, तो 900 के ऊपर वृद्धि हुआ है, 900 के ऊपर। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब जिसको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा तो आपको ये पता होगा 1/3 कितना होता है, 33.33% या 33.3%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ये हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, वर्ष 2016-17 में कुल आयात पर 25% राजस्व कर लगता है। मतलब 16-17 में जितना आयात किया जा रहा है उसके ऊपर ना आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 25%, ठीक। फिर आगे बोला जा रहा है परंतु समय पर कर देने वालों को 20% की छूट मिलती है। देखिए 25% का टैक्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो टाइम से टैक्स पे कर रहा है ना उसको 20% का छूट मिल जा रहा है। तो बताइए 16-17 में कुल खर्च धनराशि कितनी है, ठीक। देखिए यहाँ पे 16-17 होगा जो भी रहेगा, ठीक है, 16-17 की धनराशि जो भी होगी, इसके ऊपर ना पहले 25% का टैक्स लगेगा। देखिए 25% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 नॉर्मल टर्म है, इसमें 1 का टैक्स लगेगा, मतलब ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप टैक्स टाइम पर दे रहे हैं ना तो 20% का छूट मिलेगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5, मतलब 5 लगना था, आपने टाइम से दे दिया, 1 की छूट हो गई, तो कितना लगा, 4 लगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/4, है ना। देखो ये आपका 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, ओवरऑल कितना आ गया, 2016-17 का जितना बजट होगा वही आएगा, क्योंकि इसने टाइम से टैक्स पे किया है तो कोई इसमें वो नहीं लगेगा। तो चलिए अपने यहाँ पे चार्ट में देख लेते हैं कि 16-17 में कितना खर्च हुआ है। तो देखिए 16-17 का जो खर्च है ये 1200 है, ठीक। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये 1200 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगा है, ठीक है। तो 1200 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ये क्या हो जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये सही रहेगा। चलिए सॉरी, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सभी वर्षों में कुल मिलाकर कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, है ना। मतलब जो टोटल वर्ष है, टोटल मतलब जितना भी 6 वर्ष है उसमें कुल कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, ये डेटा पूछा गया। तो एकदम सरल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। चलिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाते हैं, है ना, इसको इरेज करते हैं, इसके बाद इन सबको एक साथ जोड़ देते हैं। देखिए 16-17 की बात करेंगे, सॉरी ओवरऑल बात करेंगे, तो देखिए 9, 7, 16, ठीक है, 16 और 12 28, 28 और 12 40, ठीक है, 40 और 20 60, 60 10 70 और 3 73, है ना। तो टोटल 73, है ना। तो 7300 रुपये टोटल आएगा। तो ये एकदम सरल सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर लेते, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या है, देखिए चलिए ये डीआई के 5 क्वेश्चन पूरे डन हो गए। अगले डीआई में देखते हैं क्या दिया है। देखिए अगला डीआई क्या बोल रहा है, नीचे दी गई तालिका, ठीक है, एक तालिका दिया हुआ है, सप्ताह के अलग अलग दिनों में, ठीक है, अलग अलग दिन है, दिनों में, यहाँ पे देखो दिन दिया है मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, दिनों में ए, बी, सी और डी द्वारा बेची गई वस्तु को दर्शाता है, इस आधार पे प्रश्नों को हल करें। देखिए ये ए बी सी डी ने क्या किया, अलग अलग दिनों में वस्तु को बेचा है। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि मंगलवार को ए द्वारा
तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। मतलब मंगलवार को ए ने कितना बेचा है और शनिवार को सी ने कितना बेचा है। यहाँ पे मंगलवार आएगा और यहाँ पे शनिवार आएगा। ठीक, तो देख लेते हैं मंगलवार और शनिवार का सेटलमेंट क्या है। मंगलवार को ए ने कितना वस्तु बेचा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे मंगलवार को देखिए ए ने बेचा है 35 वस्तु और शनिवार को सी ने कितना बेचा है, सी ने बेचा है 45 वस्तु। ठीक, तो यहाँ पे 35 और 45 इसका रेशियो निकालना है ना। ये तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा 5 से कट जाएगा, 7:9 आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए 7:9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 7:9, ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना सॉरी, यहाँ पे देखो 9:7 भी दिया है, लेकिन ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका मतलब ये सी और ए का रेशियो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 7:9। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि सोमवार को बेची गई वस्तु के औसत तथा शुक्रवार को बेची गई वस्तु के औसत के मध्य कितना अंतर है। ठीक, मतलब मंडे का जो भी डेटा होगा इसका आप एवरेज निकाल लेंगे, है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फ्राइडे का जितना डेटा होगा इसका एवरेज निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, कौन बड़ा कौन नहीं पता, तो इसलिए डिफरेंस के लिए ऐसा ऐसा साइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मंडे का एवरेज क्या है और फ्राइडे का एवरेज क्या है। देखिए मंडे के एवरेज की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए मंडे को बात करेंगे तो देखिए 40, ठीक है, 40 और 20 60, ठीक है, 60 और देखिए यहाँ पे 45, 105, 105 और 25 130, ठीक है, तो 130 आ जाएगा, 130। ठीक, एवरेज निकालने के लिए 4 से भाग कर लेंगे। ठीक, अब देखिए मंडे को हो गया। अब फ्राइडे की बात करेंगे। देखिए फ्राइडे को 25 और 15 40, ठीक, 40 और 40 80 और 1 81, 81 और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो 80 20 100 और 109, यहाँ पे आ जाएगा 109। एवरेज निकालने के लिए अपान 4, है ना। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालना है हमें, तो हम लोग लिख लेंगे 130/4 माइनस 109/4, है ना। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 21/4, 21/4 आ जाएगा, है ना। अब इसको भाग कर लेंगे तो 4 पंचे 20, दशमलव लग गया 25, 5.25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 5.25 जहाँ पे रहेगा वो सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो देखिए 5.25 ऑप्शन नंबर सी है ना। हम लोगों ने उसी स्लाइड पे निकाल लिया था, तो यहाँ पे हम लोग आंसर टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बी सी और डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। ठीक, मतलब बी सी और डी, ठीक, 3 लोग हैं तो यहाँ पे बटे 3 आएगा। ठीक है, लेकिन इनका डे भी आपको ध्यान रखना है। मंडे यहाँ पे देखिए ये सोमवार है, ये मंगलवार है और ये शनिवार है। तो चलिए आते अपने स्लाइड पे देख लेते हैं। बी सी डी सोमवार मंगलवार शनिवार। ठीक, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ डेटा है। ठीक है, बी सी डी, देखिए बी की बात करेंगे सोमवार कितना है 45, ये रहा तो 45। सी की बात करेंगे मंगलवार, देखिए सी की बात करेंगे मंगलवार 48 और डी की बात करेंगे शनिवार। ठीक है, डी की बात करेंगे शनिवार ही पूछा था ना, रुके देख लेते हैं एक बार। बी सी और बी सी डी सोमवार मंगलवार शनिवार। ठीक है, शनिवार, तो यहाँ पे शनिवार की बात करेंगे। देखिए शनिवार को रखेंगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे। देखिए 3 से भाग करेंगे, समझिए आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस शॉर्टकट तरीके से। देखिए ये 15 बार, ये 16 बार, ठीक, 3 से कट रहा है और ये कितना कटेगा 13.33। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे सॉरी फ्रेंड्स, देखिए 15 और 15 30, ठीक है, और एक 31, 31 और 3 34, 10 44.33, है ना। ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते 44.33, है ना 44.33 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। देखिए सोमवार को ना मंडे को डी जितना बेच रहा है ना, ये कितना परसेंट है जो सी बेच रहा है सैटरडे को। ठीक, तो देख लेते हैं पहले ये मंडे को डी कितना बेच रहा है और सैटरडे को सी कितना बेच रहा है। देखिए मंडे को अगर डी की बात करेंगे तो मंडे को डी बेच रहा है 20
और सैटरडे को सी बेच रहा है 45। ठीक, आ जाते अपने स्लाइड पे। मंडे को डी बेच रहा है 20 और सैटरडे को सी बेच रहा है 45, है ना। देखिए ये बेच रहा है 20, ये बेच रहा है 45। अब क्या पूछा जा रहा है, देखिए सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट है। ठीक, तो ये 20 ना इस 45 का कितना परसेंट है। देखिए 20% निकालने के लिए 45, और यहाँ पे देखिए गुणे 100 भी आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट काट लीजिए। 5 से काटेंगे तो देखिए 5 चौका 20 और 9। देखिए अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा तो आपको पता होगा 4/9 का मान होता है 44.44%, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, सोमवार को ए और सी द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को बी और डी द्वारा बेची गई वस्तु के मध्य कितने वस्तुओं का अंतर है। देखो मंडे को ए और सी, ठीक है, इनको लेना है, और साथ में क्या करना है, सैटरडे को लेना है बी और डी, इनको लेना है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए मंडे को ए और सी की बात करेंगे, सैटरडे को बी और डी की बात करेंगे। देखिए मंडे को ए और सी, ठीक, देखिए मंडे को ए 40 है, ठीक है, और सी कितना है 25 है। ठीक है, 40 और 25 65, है ना, ये 65 हो जाएगा। सैटरडे को बी और डी की बात करेंगे, देखिए बी है 40 सॉरी, और डी भी कितना है, देखिए डी भी कितना है 40, ये हो जाएगा 80, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, 80 और 65, इसका डिफरेंस कितना बनेगा 15 बनेगा, है ना। आराम से आप क्लियर कर लेंगे, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो ये भी हम लोगों ने डन कर लिया। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगली डीआई यहाँ पर दी गई है, नीचे दी गई तालिका अलग अलग वर्षों में सीमेंट उत्पादन को दर्शाता है, इस आधार पर प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सीमेंट के बारे में दिया गया, सीमेंट का उत्पादन है ना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया और कैसे हल करेंगे हम लोग, है ना। तो अपने अगले क्वेश्चन के स्लाइड पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई, है ना। मतलब ये बोला जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में कहाँ पर न्यूनतम वृद्धि होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं न्यूनतम वृद्धि क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं ग्रोथ कहाँ है। देखिए ये ग्रोथ पहले में देखिए 42 से 44, है ना, ये 2 का ग्रोथ है। ठीक, यहाँ पे देखिए 44 से 58, 14 का ग्रोथ। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए 58 से 90, है ना, 32 का ग्रोथ। 90 से 98, है ना, 8 का ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे तो गिर रहा है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी ये डाउन हो रहा है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए ये कितना है, देखिए 55 से 80, है ना, 55 से 80, 25 का ग्रोथ। यहाँ पे 10 का ग्रोथ, और यहाँ पर भी गिर रहा है। तो सबसे कम ग्रोथ किस में है, देखिए यहाँ पे 2 का ग्रोथ है जो कि 10-11 में, है ना। तो 10-11 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए 10-11 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, प्रथम 3 वर्षों का औसत उत्पादन क्या है। ठीक है, तो पहले 3 वर्षों का औसत उत्पादन क्या है इसकी बात किया जाएगा, है ना। तो प्रथम 3 वर्ष की बात करेंगे, देखिए 42, 44, 58, है ना। शुरू के 3 वर्ष ही है ना, ये स्टार्ट के 3 वर्ष रहे। तो 42, 44 और 58। देखिए यहाँ पे 8 4 12 13 14, एक हासिल है, 4 4 8 6 14। ठीक है, इतना हो जाएगा, 3 से भाग कर लेंगे, है ना, एवरेज निकालने के लिए। 3 चौका 12, 3 8 24, 48। ठीक है, 48 मीट्रिक टन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 48 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2010-11 तथा 16-17। ठीक है, यहाँ पे 2 साल के बारे में बोला गया, मतलब क्या आप बोल रहे हैं 10-11 तथा 16-17 के उत्पादन का अनुपात कितना है। ठीक है, तो आपको 10-11 को देखना है और 16-17 को देखना है। सरल क्वेश्चन है, रेशियो बेस है ना। 10-11 और 16-17। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको सब दिखे स्पष्ट। देखिए 10-11 कहाँ पर है और 16-17 कहाँ पे। देखिए 10-11 ये रहा, ठीक है, 44 है, 16-17 ये रहा 55 है। ठीक, तो 44 रेशियो 55, है ना, कट जाएगा, 4:5 आंसर आएगा। ठीक है, तो 4:5 इसका सही आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सभी वर्षों का औसत उत्पादन क्या है।
देखिए ये जो एवरेज प्रोडक्शन है सभी वर्षों का, इसका आंसर ना आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सरल क्वेश्चन है ना, कब से हम लोग करते आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करें, तुक्का ना टिक करें, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो अगला ये DI हम लोगों का, ठीक। देखिए इसमें क्या दिया है ना, यहाँ पे आपको ये सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मिस हो गया। यहाँ पे क्या दिया गया है कि अलग अलग वर्षों में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलग अलग वर्षों में विभिन्न अनाजों के उत्पादन की जानकारी दिया गया है। इस आधार पे आपको क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। ये आपको पूरा चार्ट दिया गया है ना, ये एकदम बड़ा सा चार्ट दिख रहा है। देखिए ये दिख बड़ा सा रहा है, इसके क्वेश्चन सरल होंगे, आपको थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करना है और आपको आंसर देना है। चल तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जौ का न्यूनतम उत्पादन तथा मक्का के अधिकतम उत्पादन का अनुपात क्या होगा, ठीक। मतलब जौ का न्यूनतम और मक्का का अधिकतम ये देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये आ गया है ना, जौ कहाँ पर है, ये रहा जौ है ना, का न्यूनतम मतलब जौ में सबसे कम होना चाहिए है ना। तो जौ का न्यूनतम देखिए, जौ में सबसे कम कहाँ पर है, आप अगर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा 160 है ना, 160 है, 160। और मक्का का अधिकतम, मक्का ये रहा अधिकतम कौन सा है, अधिकतम 110, ठीक है। तो यहाँ पे 160 रेशियो 110 है ना, कट जाएगा 0 से 0, 16 रेशियो 11 है ना। तो 16 रेशियो 11 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन टिक करते हैं, 16 रेशियो 11 जहाँ पर भी होगा है ना, 16 रेशियो 11 ये ऑप्शन होगा बी। देखिए 11 रेशियो 16, आप जल्दीबाजी में आएंगे तो फिर ये गलती हो सकता है, इसलिए नज़र को गड़ाए रखिएगा। अगर आप हल्का सा ध्यान भटकाते तो आपका एक नंबर मिलने के बजाय कुछ चला जाएगा है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है ना। मतलब यहाँ पे देखना है कि 16-17 में ना कहाँ पर गिरावट हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं 16-17 में गिरावट कहाँ पर हुआ है। देखिए आएंगे 16-17, ठीक है, ये रहा है ना। देखिए यहाँ पे ये ग्रोथ है तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए यहाँ पर गिरावट है, देखिए चावल, चावल में गिरावट है, चावल ऑप्शन में आ सकता है, ठीक। यहाँ पर भी ग्रोथ है, ये नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद देखिए चावल के बाद आप और आगे बढ़ेंगे, मक्का में गिरावट है, ये ऑप्शन में हो सकता है, ठीक। मक्का के बाद और आगे बढ़ेंगे, जौ में ग्रोथ है, नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर देखिए दाल में गिरावट है, ये ऑप्शन हो सकता है, और साथ में आलू में ग्रोथ है। तो तीन में से जो ऑप्शन दिया होगा, या तो चावल दिया होगा, या तो मक्का दिया होगा, या तो दाल दिया होगा। देख लेते हैं क्या दिया है, चावल मक्का दाल है ना। देखिए चावल मक्का दाल, इसमें चावल ऑप्शन दिया। देखिए इस वर्जन का क्वेश्चन ना आपके सामने ऐसे भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, इसका ऑप्शन ना कई बार आपको ऐसे भी दे सकता है। देखिए ऐसे लिखा रहेगा आलू, ठीक है, मान लेते हैं ये ए है ना। बी में लिख लेते हैं मक्का, सी लिख लेते हैं दाल, और डी लिख लेते हैं बाजरा है ना। अब आपसे ऑप्शन क्या देगा, ऐसे नीचे दिया रहेगा ए एंड बी, ठीक है, ए बी सी। तो इस हिसाब के भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। आपके सामने ऐसे ऑप्शन देगा, जैसे वहाँ पे 3 मिल रहा था, यहाँ पे संयोग रहा कि खाली 1 मिला है ना। तो वहाँ पे अगर 2-3 मिलता तो ये वाला कंडीशन रहेगा। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन देगा, अब आपको देखना है कि ए बी सी कौन मैच कर रहा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम 4 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा। सॉरी फ्रेंड्स, अब मतलब लास्ट 4 ईयर जो है ना उसमें गेहूं का औसत उत्पादन क्या है ये पूछा गया है ना। तो लास्ट 4 ईयर में गेहूं की बात कर लेते हैं है ना। देखिए लास्ट 4 ईयर कहने का मतलब है, ये देखिए ये लास्ट 4 मतलब इन चारों की बात की जा रही है ना, ये इन चारों की, ठीक। इसका एवरेज निकालना है ना, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 4 से भाग कर देंगे है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ये चारों आपको क्या करना है, इन चारों को जोड़ना है ना, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद 4 से भाग करना है, आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक। तो ये आपका HW है, दूसरा क्वेश्चन HW के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये तो आपका HW है, कमेंट करना है आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए
अगला क्वेश्चन है, यदि आलू के का विक्रय मूल्य 5 रुपये प्रति किग्रा रहा हो तो बताइए 2014 से 17 तक आलू के विक्रय से प्राप्त धनराशि क्या है। मतलब आलू 5 रुपये किलो है ना, कड़वी सच्चाई है नहीं, है ना। तो ये आलू 5 रुपये किलो है ना। अब आपसे बोला गया जा रहा है कि 2014 से 17 तक आलू के विक्रय पे कितना पैसा मिलता है, तो देख लेते हैं कितना पैसा मिलता है। देखिए 2014 से 17 मतलब 14 की कहानी आप देखेंगे तो 14 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक, और 17 तक जाना है मतलब लास्ट तक जाना है। तो आलू के विक्रय पे देखिए सॉरी, देखिए 14 से 17 ये 3 साल है ना। आलू का विक्रय कितना है, देखिए 315 प्लस 400 प्लस 445 है ना। अगर आप देखेंगे देखिए 400 400 800 और 3 1100 और 45 और 15 60, 1160 इतना किलो आलू बिक रहा है। और 5 के हिसाब से, 5 के हिसाब से बिक रहा है, मतलब ऑप्शन मैच करा लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होगा, है ना। और ये 25 पर आ गए 24 है ना। देखिए 1160 आलू बिक रहे हैं किस रेट से, 5 के रेट से। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा देखिए 5 को ना आप 10/2 भी तो लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं, है ना। जब कभी भी 5 का मल्टीप्लाई करना हो ना तो 5 का मल्टीप्लाई मत किया करो, आप वहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिख लिया करो, 1160, ठीक है, गुणे 10/2। देखो अभी ये बता रहे हैं इसलिए ओपन करके बता रहे हैं, बाकी डायरेक्ट हम लोग करेंगे। अब 10 का मल्टीप्लाई बड़ा आसान होता है ना, क्या करना है, बस एक जीरो ऐड कर देना है। तो आप लिख लेंगे 11,600 भागे 2, है ना। तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोगों को डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखिए 5 रुपये में आलू जा रहा है, 1160 है, 5 का मल्टीप्लाई करना है, 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा के 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। 5 58 दूना 116 होता है, मतलब 5800 इसका सही आंसर हो जाएगा, 5800 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए तो यहाँ पे डीआई का सेट खत्म होता है। अब यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं, है ना। बोला गया है उस शब्द का चयन कीजिए, ये उस होगा, है ना। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना, 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और चौथा ऑप्शन क्या है, उससे मैच नहीं करता है। तो कौन मैच नहीं करता है ये देखेंगे, देखिए संतरा, गाजर, नींबू, आंवला, ठीक। तो ये मतलब 4 ऑप्शन दिया है ना, इसमें आपको अलग अलग करना है। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए संतरा, गाजर, नींबू, आंवला, इसमें गाजर मेल नहीं खा रहा है ना। तो इसको देखने का जो सही नज़रिया है ना, आप देखने के लिए कई तरीके से देख सकते हैं, लेकिन इसका रियल नज़रिया है कि इन सब में ना विटामिन सी पाया जाएगा, ठीक है। संतरा, नींबू, आंवला में विटामिन सी होगा और गाजर में विटामिन ए होता है, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये तीनों ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर होते हैं, है ना, और ये ज़मीन के अंदर होता है। सोचने के बहुत से तरीके, कहीं से भी आप सोचिए, बस आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन ये, यदि आज से 2 दिन पहले शनिवार था तो बताइए परसों के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा पजल वर्जन का है, परेशान नहीं होना है, आराम से सोचना है। देखिए आज से 2 दिन पहले, देखो हम लोग आज पर हैं, है ना, आज पर हैं, आज से 2 दिन पहले 1 दिन 2 दिन, है ना। 2 दिन पहले कौन सा दिन था, शनिवार, ठीक, शनिवार था, हमने सेट कर लिया। आगे क्या बोला जा रहा है, तो बताइए परसों। देखिए आज है, ये कल, ये परसों, ठीक है, आ गया, है ना, कि 4 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए शनिवार था, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, रविवार होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है, देखिए 4 दिन बाद जब भी बोलेगा ना तो आपको चौथे दिन पे आना है, क्योंकि 1 2 3 4 है ना। अब चौथे दिन आपका कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रुके 1 मिनट, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, है ना। 2 दिन पहले, है ना, पहला दूसरा, ठीक है, तो यहाँ पे रविवार हो जाएगा, ठीक। तो ये रविवार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि बैट को कैट लिखा जाए, ठीक, मतलब बैट ये है, बैट को क्या लिख दिया गया, कैट लिख दिया गया। फेट को गेट लिखा जाए, फेट जो है ना, फेट को क्या लिखा गया, गेट लिखा गया, ठीक। तो आगे पूछा जा रहा है कि राहुल को क्या लिखा जाएगा, राहुल। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें लास्ट के टर्म्स सेम है ना, पहले को छोड़ के बाकी सब सेम है ना। देखिए यहाँ पे बी से सी हो गया +1 हुआ है, बाकी ये दोनों सेम है। एफ से जी हो गया +1 हुआ है, बाकी सब सेम है। तो इस तरीके से आर के बाद क्या आता है, यस आता है, यस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, SAHUL, है ना, ये इसका कोड बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर जा रहा था,
वह पहले बाएं मुड़ता है, फिर कुछ कदम चलकर दाएं मुड़ता है, फिर कुछ कदम चलकर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, अंत में वह बाएं मुड़कर खड़ा हो जाता है। बताइए वो किस दिशा में देख रहा है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, आदमी है, ये इसका घर है, ठीक, घर से जा रहा था पूर्व। देखिए आप ये पता होगा डायरेक्शन में हम लोग ऐसे मानते हैं, नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या मैं लिख रहा हूँ यार, ये दिमाग मेरा कहाँ है अभी, देखिए रुके 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 इसको, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक। देखिए ईस्ट मतलब पूरब, ये इधर जा रहा था, ठीक है, तो आदमी को थोड़ा सा नीचे मान लेते, ठीक है, ये पूरब जा रहा था, ठीक। अभी क्या होता है, इसका घर ये है, ठीक, घर ये है, ठीक। चलिए ये आदमी का घर ये रहा, देखिए आदमी पूरब जा रहा था, है ना। इसके बाद क्या होता है, पहले बाएं मुड़ता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से ना लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ेगा जब कभी भी ईस्ट से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इधर हो गया, ठीक। फिर कुछ दूरी कदम चल के दाएं मुड़ जाता है, ठीक है, फिर राइट मुड़ गया, ठीक। फिर आगे क्या है, फिर कुछ कदम चलकर दाएं मुड़ता है, यहाँ से वापस से राइट आ गया, ठीक। आगे क्या होता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब देखिए अब यहाँ पे नीचे है ना, नीचे का लेफ्ट किधर हो जाएगा, बाएं मुड़ गया, है ना। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, फिर वह बाएं मुड़कर खड़ा हो जाता है, यहाँ से ना आप लेफ्ट लेगा और खड़ा हो जाएगा, ठीक। ये नीचे देख रहे हैं, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि वह किस दिशा में देख रहा है, तो आंसर हो जाएगा साउथ, है ना, साउथ देख रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना ट्राई करने का एक सरल तरीका होता है, आपको ये ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली देखना। देखिए पहले लेफ्ट था मतलब लेफ्ट, फिर आगे क्या होता है, देखिए फिर कुछ दूरी के बाद राइट, है ना, फिर कुछ कदम चलकर राइट, ठीक है, फिर लेफ्ट और फिर लास्ट में लेफ्ट, है ना। अब लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर देना, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, लास्ट में एक लेफ्ट बच रहा है ना। देखिए पूरब की ओर देख रहा था, है ना, पूरब की ओर देख रहा था, है ना, पूरब की ओर देख रहा था, तो पूरब की ओर से क्या हो जाएगा, पूरब की ओर से वो लेफ्ट में देखने लगेगा। ये आंसर, मैंने कहीं क्वेश्चन गलत पढ़ा है क्या यार शुरू में, देखिए आंसर क्या नहीं मैच कर रहा। रुकिए एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, या तो मैंने जल्दीबाजी किया या तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में। रुकिए रुके 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 रुके, ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है, ठीक 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 ठीक। चलिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है, गुस्सा होने या नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या की वजह से चीज़ें हल्का सा मतलब डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है, आगे ऐसा नहीं बनेगा। देखिए एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर देख रहा है, तब पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। देखिए ये इसका घर है, ठीक है, घर से पूरब की ओर जा रहा है ना। पहले वह बाएं मुड़ता है, देखिए ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। देखिए जब कभी भी कोई आदमी पूरब की ओर देख रहा है ना, पूरब की ओर से बाएं अगर मुड़ेगा तो वो नॉर्थ में जाएगा, ठीक। ये ऊपर आ गया, है ना, पूरब से बाएं मुड़ गया, है ना। ये चले इसके बाद क्या होता है, फिर कुछ कदम चल करके दाएं मुड़ता है। देखिए यहाँ पे था, यहाँ से कुछ कदम चल के राइट आ गया, ठीक। आगे क्या बोला जा रहा है, फिर कुछ कदम चलकर दाएं मुड़ता है, ठीक है। यहाँ है, यहाँ से कुछ कदम चलने के बाद देखिए अभी ईस्ट में देख रहे हैं, कुछ कदम चलेगा राइट हो जाएगा, राइट हो गया, है ना। फिर आगे है, फिर देखिए दाएं मुड़ने के बाद क्या होता है, कितना डायरेक्शन हुआ, देखिए पहले बाएं मुड़ा था, पहले पूरब चल रहा था, फिर बाएं मुड़ा, है ना, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ता है। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ से आदमी क्या होगा, यहाँ से फिर लेफ्ट ले लेगा। देखिए साउथ में था, है ना, साउथ से लेफ्ट लेगा, ठीक है। साउथ से लेफ्ट लेने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे आदमी खड़ा था, है ना, इधर से लेफ्ट लेगा मतलब इधर हो जाएगा, ठीक। पिछली बार हम लोगों ने यही गलती कर दिया था, ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे। चलिए आगे क्या है, फिर बाएं मुड़ जाता है, यहाँ से ना फिर लेफ्ट मुड़ता है मतलब इधर आता है, ठीक। अब पूछ रहे आदमी किधर देख रहा है, तो आदमी नॉर्थ में देख रहा है, ठीक, नॉर्थ मतलब उत्तर में। देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका क्या है ना, इतना आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं, आप आराम से इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं। जितना भी आपको डायरेक्शन दिया गया है ना, उसको आप लिख मतलब कैसे कैसे मुड़ रहा है। देखो ये ट्रिक तभी काम करेगा जब इसमें डिस्टेंस ना दिया हो कि कितनी दूरी चल रहा है। अगर डिस्टेंस दिया तब तो आपको प्लॉट करना ही पड़ेगा, तब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। अगर डिस्टेंस नहीं दिया तो देखो सबसे पहले क्या था, लेफ्ट मुड़ा, फिर क्या हुआ, फिर देखिए ये देखिए पहले लेफ्ट था, फिर कुछ कदम चल करके राइट आ गया, है ना, फिर कुछ कदम चलकर राइट आ गया, इसके बाद फिर लेफ्ट आता है ना, ये देखिए लेफ्ट रहा, फिर कुछ कदम चल करके लेफ्ट आता है, फिर लेफ्ट आ गया। देखिए राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट आ गया, है ना। मतलब पूरब की ओर देख रहा था, पूरब से देखिए ईस्ट था, ईस्ट के बाद ये लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे पूरब देख रहा था, लेफ्ट मतलब उत्तर की ओर देखने लगेगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अगर डायरेक्शन नहीं रहेगा तभी ये काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिया की माँ
सीमा के पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है। सीमा आनंद की पत्नी है, तो प्रिया सीमा से कैसे संबंधित है? देखिए प्रिया की माँ, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिया, है ना। इसकी माँ, माँ है तो 100% महिला होगी, है ना। माँ, क्या बोला जा रहा है? प्रिया की माँ सीमा के पिता, है ना, की इकलौती पुत्री है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रिया की माँ है ना, अब सीमा के पिता होंगे, है ना। अब यहाँ पे सीमा है, ठीक, सीमा के पिता हैं की इकलौती पुत्री है, ठीक। अब फिर देखिए आगे बोला क्या जा रहा है, सीमा आनंद की पत्नी है। देखिए अब एक चीज समझिएगा, सीमा ना आनंद की पत्नी है, मतलब सीमा क्या होगी, महिला हो जाएगी, ठीक, सीमा महिला हो जाएगी। और यहाँ पे ये बोला गया है कि ये इकलौती पुत्री है, मतलब ये जो माँ है ना वही क्या है, सीमा है, माँ ही क्या है, सीमा है ना। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, सीमा जो है आनंद की पत्नी है, यहाँ पे आनंद आ जाएगा, ठीक। तो प्रिया सीमा से कैसे संबंधित है? देखिए सॉरी फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। देखिए प्रिया की माँ, ठीक है, मैंने लिखा प्रिया, ठीक, प्रिया की माँ, ठीक, ये माँ हो गई, है ना। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, सीमा के पिता की इकलौती पुत्री, ठीक है, सीमा है, ठीक है, सीमा का पिता होगा कोई, है ना, इसकी इकलौती पुत्री है ना। तो देखिए सीमा के पिता की इकलौती पुत्री मतलब सीमा या तो मेल होगी या तो फीमेल होगी, है ना। लेकिन आगे क्या बोला है कि सीमा आनंद की पत्नी है। देखिए जब सीमा आनंद की पत्नी हो गई, और क्वेश्चन में एक बात क्या बोला है कि ये इकलौती पुत्री होनी है। अगर इकलौती, अगर सीमा को आप लड़की मान लेंगे तब तो दो पुत्री हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे इकलौती पुत्री होनी है, तो इसका मतलब ये जो माँ है ना इसी का नाम सीमा है, ठीक है, माँ का ही नाम क्या है, सीमा है। आगे पूछा जा रहा है कि प्रिया सीमा से कैसे संबंधित, जो जो प्रिया है ना सीमा की पुत्री है, ठीक। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चन है आपको लाइन तोड़ के पढ़ने हैं। अगर लाइन तोड़ कर नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलती होंगे, है ना। देखिए प्रिया की माँ, देखिए यहाँ पे प्रिया है, ठीक, प्रिया, ठीक, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, प्रिया की माँ है, ठीक है, प्रिया की माँ है, ठीक। आगे क्या बोला जा रहा है, प्रिया की, देखिए प्रिया की माँ सीमा के पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, माँ है ना। अब यहाँ पे क्या है, मतलब सीमा आएगी, है ना। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई सीमा है, सीमा का जेंडर अभी नहीं क्लियर है ना। कि पिता की, मतलब ये पिता हो गया, कि इकलौती पुत्री, ठीक, ये इकलौती पुत्री है, ठीक है, इसको भी लड़की बना लेते हैं, है ना। आगे मतलब ये पहले भी पता था कि लड़की मतलब ये अकेले, है ना, ये लड़का होना चाहिए। लेकिन आगे क्या बोला है, सीमा आनंद की पत्नी, है ना। देखो सीमा आनंद की पत्नी मतलब सीमा भी फीमेल होगी, है ना। अब दोनों तो फीमेल हो नहीं सकते, मतलब ये दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है ना। अब फिर आगे क्या पूछा जा रहा है, सीमा आनंद की पत्नी है, तो यहाँ पे आनंद आ जाएगा, है ना, ये आनंद मेल हो जाएगा, दोनों की शादी होगी। पूछ रहा है प्रिया सीमा से कैसे संबंध, देखिए प्रिया क्या होगा, सीमा की बेटी होगी, है ना। देखिए ये क्वेश्चन पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक चीज आपको बता, देखिए पीटी के क्वेश्चन में जो ऑप्शन लिया गया था ना, उस ऑप्शन में इसको पुत्री माना था। लेकिन ब्लड रिलेशन का एक रूल ये होता है कि जब कभी भी जेंडर के बारे में ना पता हो तो आपको जेंडर एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। ये उस क्वेश्चन में माना गया था कि इसको पुत्री ऑप्शन टिक किया गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे पुत्री बता रहा हूँ। अन्यथा अगर आप बेसिक तरीके से देखते हो तो ये CND इसका ऑप्शन बनता है ना, क्योंकि हमें जेंडर के बारे में नहीं पता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी पीटी का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना। देखो इसका एकदम बेसिक तरीका है, पहले इसको हल करिएगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे 1+27/169, है ना, ये रूट है, इज इक्वल टू 1+x/13, है ना। अब देखिए इसको सही करते हैं, ये देखिए यहाँ पे बटे 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये 27 है, मैं 21 बोल रहा हूँ, ठीक है। 27 और 169, देखो आप इसको ऐड करेंगे तो 70, और ये आपका 196 आ जाएगा, ठीक। तो आपका बन जाएगा रूट 196/169 इज इक्वल टू 1+x/13, ठीक। इसके बाद देखिए ये आपका बन जाएगा 14/13, 14/13 इज इक्वल टू 1+x/13, ठीक। ये सेटलमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये रुके, इसको अगर एलसीएम मान लेते तो यहाँ पे 13 मान लेंगे, ठीक। ये देखिए 13 से 13 कट जाएगा। अब देखिए 14 इज इक्वल टू 13+x, है ना। ये 13 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1, ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट जाती है। 3 वर्षों का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? देखिए समझिए, एक शहर की जनसंख्या है, ये 4% बढ़ रही है, ठीक है, 4% बढ़ रहा है ना, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या होता है कि आधा % कम हो जाता है, आधा % कम हो गया, मतलब इसको हल करेंगे तो 3.5 मतलब 7/2% बढ़ रहा है, ठीक है, 7/2% बढ़ रहा है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3 वर्षों की का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, है ना, मतलब 3 वर्षों का वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 7/2 1 वर्ष में है ना, इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे। अब 3 ईयर का सक्सेसिव निकालने का फार्मूला आप देखिए लिखेंगे। आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसका सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं। देखिए सक्सेसिव 3 ईयर का निकाला जाता है 3a डॉट 3a स्क्वायर सॉरी 3a डॉट ए स्क्वायर डॉट ए क्यूब, है ना। ये डॉट का मतलब क्या होता है? देखिए 7/2 जो है ना, 7/2 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 7/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है, 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4, है ना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 343 बटे यहाँ पर आएगा कितना, 8 आएगा, है ना। अब इन सबको सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ से 2 टर्म्स को रखेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे, है ना। तो ऐसे भी आप देखिए 7 त्रिक 21, है ना, 21/2, है ना, मतलब 10.5, 10.5 ये दिख गया। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते। देखिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तीनों निकल गए, है ना, बचेगा ये, क्योंकि बाद में इसको आप प्लस भी करेंगे, है ना। तो इस तरीके देखिए 10.5 रहेगा, फिर यहाँ से कुछ टर्म दशमलव मिलेगा, फिर यहाँ से भी मिलेगा, तो ये 10.8% आएगा। ये क्वेश्चन रहा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन पूछा गया इसको देखो, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट कर देना, आपको मिल जाएगा 361/1024, है ना। 361 19 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 24 किसका हो जाएगा, 1024 32 का होता है। तो ये प्लस माइनस में भी हो सकता, नहीं प्लस माइनस में नहीं रहेगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, है ना, 19/32, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे कर रखा है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो चुका है, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए तो ये हम लोगों की क्लास रही फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं मानता हूँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही है ना। डिस्टर्बेंस का मतलब क्लास जिस एनर्जी के साथ होना चाहिए था वो एनर्जी नहीं हो पाया, है ना। बीच बीच में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मतलब मिस स्पेल्ड होते रहे, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा वर्तमान में नहीं सही है ना, तो इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक। तो आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, क्लास को मैं अच्छे तरीके से मतलब रिकॉर्ड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।